नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक राजू परमार नाम के शख्स के सिर पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, गोली मारी और इसके बाद मौके से फरार हो गए। बहरहाल हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अंबामाता थाना इलाके के रामपुरा की घटना है। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हमलावरों की तलाश की जा रही है। मौके से आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि फायरिंग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। तमाम इलाकों पर नाकाबंदी करवाई गई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमलेश, क्या जानकारी इस वारदात को लेकर आपके पास? जी देखिए, उदयपुर के अंबामाता थाना इलाका का मामला और ये रामपुरा क्षेत्र में कुछ समय पहले ही एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की गोली मार की हत्या कर दी गई और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता एमबी हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, उसके बाद बॉडी को जो कि पुलिस ने मोर्चरी में शिफ्ट भी कर दिया और जो कार्यकर्ता वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हत्यारे उनको गिरफ्तार की जाए। लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो सीसीटीवी फुटेज है उनके आधार पर जो हमलावर उनकी तलाश भी की जा रही है, क्योंकि अभी तक हमलावर जो कि वो अज्ञात है और पुलिस जो कि उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करी। जी, पुलिस को कोई सुराग हासिल हुए हैं? कैसे हमलावर पहुंचे, कौन थे, कहां से आए, किधर भाग सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये जो पुलिस जो है कि लगातार प्रयास कर रही है कि कौन हमलावर थे, क्योंकि अभी तक अज्ञात ही बताया जा रहे हैं। लेकिन जो वैष्णव बाजार में इस तरह से गोली मार के जो हत्या की गई, बड़ी बात है, क्योंकि सभी लोगों में दहशत का माहौल। और जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उदयपुर में लगातार जो सक्रिय रूप में कार्यकर्ता रहे, ऐसे में हत्या कर देना बड़ी बात है। और जो हमलावर थे वो अज्ञात है, लेकिन पुलिस जो की प्रयास करेगी जो सीसीटीवी फुटेज है, आसपास के बाजार के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे कि किन लोगों ने हत्या की और क्या कारण रहे, पुलिस इस तक भी पहुंचने की कोशिश। चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब बात उदयपुर में कंझावला कांड की। उदयपुर में युवक को कार से घसीटने का एक लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में कार ड्राइवर युवक को 200 मीटर तक घसीटते हुए ले जाता दिखाई दिया है। घटना उदयपुर के घंटाघर इलाके की शनिवार की रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हेमराज नाम का युवक मालदास स्ट्रीट के पास बैठा रहता था, जो लोगों से पैसे मांगकर अपना गुजारा करता था। लेकिन शनिवार की रात को तेज रफ्तार एक ऑल्टो कार हेमराज को टक्कर मारकर के करीब 200 मीटर दूर तक इसे घसीटते हुए आयुर्वेद अस्पताल तक ले गई। घायल हालत में रोड पर पड़े देखकर युवक को स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान हेमराज ने दम तोड़ दिया। ये सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई है। किस तरीके से इस गाड़ी का ड्राइवर मानवीयता के साथ गाड़ी भगाता रहा, रोकी नहीं, जबकि उसके नीचे एक शख्स फंसा हुआ था। उधर राजधानी जयपुर में 13 साल की एक मासूम बालिका को 55,000 रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। खरीद फरोख्त के बाद खेलने कूदने की उम्र में दुष्कर्म की शिकार हुई इस मासूम बच्ची ने मानक चौक थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और तब पुलिसकर्मियों की रूह भी कांप गई। पुलिस ने मासूम बालिका को मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया। इसके बाद पर्चा बयान पर एक मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू की गई। पीड़िता ने बताया कि वो झारखंड की रहने वाली है, जहां एक सब्जी बेचने वाली महिला ने मानक चौक इलाके में सुनीता नाम की महिला के बेटे से शादी कराने की बात कहकर उसे 55,000 रुपए में खरीद लिया। इसके बाद इसका बेटा उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। उसने भागकर पुलिस को पूरी बात बताई है। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं नागौर में प्रेमिका की हत्या के मामले को लेकर मृतका के शव के अवशेष बरामद करने के प्रयास लगातार जारी है। डेरवा गांव में कुएं समेत आरोपी की निशानदेही से मृतका गुड्डी के शव की तलाश लगातार चौथे दिन भी जारी है। पिछले 3 दिनों से पुलिस को किसी भी तरह की कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। गुड्डी के शव के टुकड़ों को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुएं की गहराई लगभग 350 से 400 फीट तक की है और इस वजह से भी परेशानी का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है। 24 की शाम को उसका गुमशुदगी थाने पे, श्री बालाजी थाने पे दर्ज हुई। गुमशुदगी जांच के दौरान ये तथ्य आए कि ये अनोपराम गुड्डी को लेके बुटाटी धाम गया, वहाँ से रिको एरिया में लाके 22 तारीख की शाम को इसने गुड्डी का मर्डर कर दिया था। और गुमशुदगी जांच के बाद उस पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण के दौरान उसने बताया। तो वहीं कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ की महाठगी के मामले को लेकर अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में एसआईटी की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
एसआईटी की टीम ने कंपनी के डायरेक्टर और इनामी आरोपी अभय तिवारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभय तिवारी लंबे वक्त से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही थी और करोड़ों के महाठगी मामले का ये मास्टरमाइंड है। इस मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है। तो वहीं इस मामले में अब तक कुल 115 केस दर्ज किए जा चुके हैं। अब तक आरोपियों को फिर से कोटा के सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इन आरोपियों ने करोड़ों रुपए के हिसाब किताब के लिए एक सॉफ्टवेयर बाकायदा तैयार कर रखा था। लोगों के साथ 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी का यह पूरा मामला है। दर्ज हैं जिनका अनुसंधान एसआईटी द्वारा किया जा रहा है। इसमें अब तक कुल 22 जो डायरेक्टर्स और जो सक्रिय सदस्य थे जिनकी भूमिका सामने आई थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। अभी हाल में ही श्रीमती शोभा रानी और उनके पति दिनेश पंकज दोनों की गिरफ्तारी की गई थी। इनकी गिरफ्तारी के उपरांत कुल जो गिरफ्तार की संख्या है वो करीब 22 हो गई है और इसमें जो अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस विभाग की बैठक लेते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में संगठित अपराधों के खिलाफ चल रहे अभियान में तेजी लाई जाए। वहीं गैंगस्टर और अपराधियों का सोशल मीडिया पर महिमा मंडन करने वाले, उन्हें फॉलो करने वाले, समर्थन करने वालों के साथ उन्हें आश्रय और वित्तीय सहायता प्रदान करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने बैठक में जेल से संचालित गिरोहों के खिलाफ विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली कोई भी घटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएमआर में आयोजित हुई बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के साथ ही प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, डीजीपी उमेश मिश्रा, सीएस उषा शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सभी एसपी और जयपुर और जोधपुर के कमिश्नर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े। तो वहीं अलवर में अस्पताल के ऑक्सीजन की पाइपलाइन काटकर चोरी के मामले में आज जिला समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस घटना का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल के पीएमओ समेत अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। कहा कि बीती रात को चोरी की रिपोर्ट आखिर दर्ज क्यों नहीं करवाई गई। उन्होंने उसका कारण पूछा जिसका जवाब अस्पताल के पीएमओ के पास नहीं मिला। जिला कलेक्टर ने बीएनसी वार्ड में भर्ती बच्चों को देखा, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। मौके पर तैनात गार्ड से पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली है। चौकीदार की सतर्कता की तारीफ की। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 6 लोगों की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी पूरी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो शिशु अस्पताल है इसमें ऑक्सीजन की जो पाइप है उसकी चोरी की घटना सामने आई और इसके पश्चात हमने 6 लोगों की कमेटी बनाई। ये बहुत गंभीर मामला है, यह बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। यह तो गार्ड की और जो उस वक्त प्लांट में हमारे श्री ओम प्रकाश जी काम कर रहे थे उनकी सजगता से अलार्म बज जाने से टाइमली इनके पास बैकअप अवेलेबल था जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। परंतु यह एक लेसन है, इसलिए इसके लिए प्रशासनिक एक कमेटी बनाई है। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और सड़क के किनारे खड़ी महिला की चेन छीनकर भाग छूटे। चैन छीनते ही चैन स्नैचर महिला के गले से चेन छीनने की वारदात सामने आई है और इस दौरान ये चेन छीन करके बदमाश भाग छूटे। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। देखिए किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। महिला यहां पर खड़ी हुई थी, ये चेन स्नैचर यहां से गुजरे, उन्होंने महिला के गले में झपट्टा मारकर चेन छीन ली। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। सड़क के किनारे खड़ी महिला के साथ ये वारदात हुई। कोटगेट थाना इलाके के कोयला गले की घटना है। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट जारी की गई है। 122 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन के बाद ये नियुक्तियां की गई है। संगठन में नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच बड़ी खबर, 122 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस में हुई है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन के बाद लिस्ट जारी की गई है। 122 मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। लगातार के बाद एक मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर के भी लिस्ट जारी की जा रही है।
तो राजस्थान में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अभी तक कोई चेहरा तय नहीं किया जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। नेता अपनी अपनी दावेदारी के लिए आलाकमान से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। खास रिपोर्ट देखिए। चेहरे पर मुस्कान और हाथ में तीर कमान और निशाना साधते शब्द भेदी बाण। वसुंधरा राजे के वागड़ दौरे पर वसुंधरा राजे की इस तस्वीर को लेकर सियासत फिर गर्म है। कोई इसे राजे की ललकार मान रहा है तो कोई इसे जनता के बीच उनकी लोकप्रिय बने रहने की शैली। मगर राजे आश्वस्त है कि पार्टी में सीएम का फेस मिलजुल कर पार्टी तय कर ही लेगी, लेकिन वो दावेदारी में कहीं भी कमजोर नहीं है। यहाँ तो बहुत क्लियर है कि इन लोगों के पास तो कौन सा फेस है ये भी कंफ्यूजन में अब पड़ गया है। जहां तक हमारे यहाँ है तो डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा वो ठीक ही डिसीजन होगा और उस डिसीजन के लिए पूरी पार्टी साथ मिलेगी और पूरी पार्टी साथ काम करेगी। दूसरी ओर पार्टी न सीएम का चेहरा बता रही है और न किसी चेहरे को आगे कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के 3 महीने में 3 दौरे बता रहे हैं कि पार्टी का आला कमान शायद ही किसी नेता के नाम पर चुनाव लड़े। जेपी नड्डा के प्रदेश दौरे के बाद अमित शाह इस महीने भरतपुर दौरे पर आएंगे। यानी मंचों पर प्रदेश के नेताओं के बजाय पार्टी का आलाकमान भाजपा को बड़ा बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक चर्चाएं हैं, उनका राजनीति में अपनी एक जगह है, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम सब लोग संसदीय दल के अनुशासन से बंधे हैं। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्देश देगा उसके अनुरूप बंधे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, चेहरा होगा नहीं होगा और या सामूहिक नेतृत्व पे लड़ेंगे, यह सभी सही समय पे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा सीएम के चेहरे हैं जो अपने काम से आलाकमान से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आलाकमान की इस बारे में चुप्पी बरकरार है। फिलहाल तो रेस में बने रहने की होड़ नेताओं को जनता के बीच दौड़ लगाने को प्रेरित करती नजर आ रही है। न जाने कब किसके माथे पर सरकार आने पर ताज सुशोभित हो जाए, कोई नहीं जानता। हर कोई दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आलाकमान को खुश करके मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो कोई दावेदारी में पिछड़ना नहीं चाहता। इस बीच पीएम मोदी के दौरे से पहले नेताओं में आगे बढ़ने की ललक कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ने लगी है, पर फैसला तो जनता को ही करना है। आखिर वो सत्ता में लाएगी तब कहीं जाकर मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो पाएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं प्रदेश की सरकार का बजट इस बार युवाओं पर फोकस रहने वाला है। मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक लगातार इस बारे में लोगों से सुझाव लिए गए हैं कि युवाओं के उत्थान के लिए, रोजगार के लिए आखिर क्या कुछ किया जा सकता है। इसी को लेकर जोधपुर में युवाओं से बात की न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने और जानने की कोशिश की युवा क्या चाहते हैं बजट को लेकर। आप भी देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर में ही दिया गया बयान कि आप लेते लेते थक जाएंगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। और इस बार का बजट युवाओं पर फोकस रहने वाला है। युवा हमारे साथ जोधपुर में ही जुटे हैं और विशेषकर एजुकेशन इंडस्ट्री और साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़े कुछ लोग हैं। जानते हैं उन्हीं से कि क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के, वे क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं और क्या होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर। शिक्षा जगत में अशोक जी ने काफी अच्छा दिया है। जो देखा जाए कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल से अब उन्होंने पंचायत समिति से हर वार्ड तक पहुंचा दी है। बहुत ज्यादा अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें शुरू हुई है जिससे आम आदमी का निश्चित रूप से फायदा होगा। लेकिन अभी तक तो उसमें फैकल्टीज को लेकर के बड़ी समस्या नजर आती है। अभी फैकल्टीज को लेकर बहुत समस्या है, पर विद्या संबल के तहत उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है और आने वाले समय में ये भर्तियां कर ली जाएगी और हो जाएगा सर। यही उम्मीद है क्योंकि सारे जो भी युवा हैं अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं, बट लास्ट में उनको ही असफलता हासिल होती है जिससे उनका मोरल डाउन होता है। अशोक जी से हमें यही उम्मीद है कि इस बार एजुकेशन के ऊपर वो बजट में कुछ लाएं। और एक मुझे अशोक गहलोत जी से एक निवेदन है नाते कि जैसे अभी देखा जा रहा ट्रांसफर काफी लोगों का हो रहा है, मैं उनसे एक उम्मीद आशा करता हूं कि तृतीय श्रेणी के अध्यापकों का वो ट्रांसफर के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। निश्चित तौर पर आपका क्या मानना है बजट को लेकर के, क्या उम्मीदें हैं, क्या सोचता है जोधपुर की जनता के नाते, क्योंकि जोधपुर के ही आते हैं मुख्यमंत्री। मैं ये चाहता हूँ जो जोधपुर की जनता हमारे मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा के क्षेत्र के हैं, लेकिन जो हमारी आशा थी वो अभी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस साल रेलवे बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे को काफी तरजीह मिली। पूरी राजस्थान को 9,532 करोड़ का बजट मिला है, जिसमें अकेले उत्तर पश्चिम रेलवे को 8,637 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। जानते इस बजट से क्या कुछ खास बदलने वाला है उत्तर पश्चिम रेलवे में। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में कुल 17 रेलवे के जोन है, जिनमें से उत्तर पश्चिम रेलवे भी इसमें शामिल है। पेश किए गए बजट में भारतीय रेल को अभूतपूर्व बजट का आवंटन मिला है और इसी तरह राजस्थान और उत्तर पश्चिम रेलवे को भी बहुत ही अहम बजट आवंटन मिला है। अगर राजस्थान की बात करें तो इस वर्ष राजस्थान को 9,532 करोड़ रुपए का बजट आवंटन मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा बजट आवंटन है। और इसी तरह उत्तर पश्चिम रेलवे, जो कि राजस्थान के सभी प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है, उसमें उत्तर पश्चिम रेलवे को भी 8,637 करोड़ रुपए का बजट आवंटन मिला है, जो कि पिछले वर्ष से 28% अधिक है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करेंगे, जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। और ऐसे में श्रीगंगानगर समेत प्रदेशवासी चुनावी साल में आ रही इस बजट को लेकर खासी उम्मीदें पाले हुए हैं। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के वासी भी पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें कम होने की उम्मीद कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में ही हैं। श्रीगंगानगर के उपभोक्ताओं से वैट को लेकर के बात की हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। राजस्थान का बजट पेश किया जाने वाला है। ऐसे में प्रदेश के लोग काफी उम्मीदों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ देख रहे हैं और खासी घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में 113 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पर है, तो वहीं डीजल की कीमत भी लगभग 100 रुपए के आंकड़े को छू रही है। डीजल की कीमत 98 रुपीज 11 पैसा पर लीटर है। जी, उम्मीद तो करते हैं कि राहत मिले और मुख्यमंत्री जी इस बात में सोचे और कुछ कम करें। कितना कम होने की उम्मीद करते हैं आप, ताकि पंजाब ना जाना पड़े, साधुवाली ना जाना पड़े? लगभग 10 रुपए तो कम होना चाहिए। बात है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें न केवल वाहन चालकों को परेशान करती हैं, बल्कि आम आदमी के रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, चीनी हो, उनकी कीमत पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों का खासा असर देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि इस समय प्रदेश में काफी महंगाई है। चाहे हम सब्जी की बात करें या फिर हम किसी भी अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें तो काफी महंगी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कांग्रेस ने रायसिंह नगर का ब्लॉक अध्यक्ष बदल दिया। बलदेव सिंह बराड़ के स्थान पर अब राकेश ठोलिया को जिम्मेदारी दी गई है ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर। पहले बलदेव सिंह बराड़ को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संशोधित सूची जारी की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, तो बलदेव सिंह बराड़ के स्थान पर राकेश ठोलिया को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। ब्लॉक अध्यक्ष यहां पर बदला गया है और इसे लेकर संशोधित सूची जारी की गई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये सूची जारी की गई। बड़ी खबर। तो वहीं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर बानसूर पहुंची, जहां पर बानसूर उपखंड कार्यालय पर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक उन्होंने ली। बैठक के दौरान बानसूर एसडीएम राहुल सैनी, डीएसपी सुनील जाखड़ और थाना अधिकारी हिमराज मौजूद रहे। वहीं बानसूर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बातचीत की गई। बानसूर में व्यापारी के साथ हुई लूट को लेकर मंत्री ने कहा कि मेरी अधिकारियों से बात हुई है। अधिकारियों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिजली, पानी और शिक्षा को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली। कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मंत्री की तरफ से दिए गए। तो वहीं भाजपा सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक दल ने सोमवार को दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात कर राजसमंद को ब्रॉडगेज की सौगात देने पर रेल मंत्री का आभार प्रकट किया है। इस दौरान रेल मंत्री को साफे के साथ श्रीनाथ जी की तस्वीर भी भेंट की गई। अभिनेत्री जूही चावला अपने पति जय मेहता के साथ जैसलमेर पहुंची हैं और सिद्धार्थ कियारा की शादी में शिरकत करने के लिए जूही चावला अपने पति के साथ जैसलमेर पहुंच गई हैं। कियारा के पिता जगदीश आडवाणी की जूही चावला पुरानी दोस्त हैं। जूही चावला को कियारा आंटी कहकर के पुकारती हैं। आज उनकी आंटी उनकी शादी में शरीक होने के लिए जैसलमेर पहुंची। पर्सनल चार्टर से जूही चावला जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंची तो उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में उनके प्रशंसक वहां पर मौजूद थे। इसके बाद
सेल्फी लेते हुए भी नजर आई। इस दौरान जूही चावला ब्लैक गॉगल लगाए हुए थी। कियारा की शादी में लगातार सेलिब्रिटीज के आने का दौर है और अब कियारा के पिता जगदीश की जो पुरानी दोस्त है जूही चावला, वो अपनी भतीजी की शादी में आई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं एयरपोर्ट के बाहर किस तरह से जो है जूही चावला जो है वो जैसलमेर पहुंच चुकी है व्हाइट कलर के मफलर में, और ऊपर से गॉगल्स बहुत ही शानदार जो है वो लुक दे रहे हैं। और मैडम जो 3 घंटे लेट पहुंची है, काफी देर पहले इंस्टा स्टोरी लग चुकी थी, उसके बाद इतना लेट पहुंचने का क्या कारण रहा है उसको लेकर भी मैं बात करना चाहूंगा। मैं तो शादी अटेंड करने जा रही हूँ और बधाई है उनको और हमारी ब्लेसिंग्स है। बहुत ही सुंदर जोड़ी है कियारा और सिद्धार्थ। जगदीश आडवाणी जो है इनके पुराने मित्र है और कियारा इन्हें जो है वो आंटी कहकर पुकारती है और ये पहुंच चुके हैं। हाई सिक्योरिटी के साथ जो है इन्हें ले जाया जा रहा है। होटल सूर्यागढ़ की गाड़ियों में जो है वो सेलिब्रिटीज यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपको आगे से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है वो जूही चावला जो है वो गाड़ी में बैठ चुकी है और यहाँ से कुछ ही देर में जो है वो होटल सूर्यागढ़ के लिए निकल रहे हैं। लगातार जो है वो सेलिब्रिटीज के जो आने का दौर है वो जारी है। अभी इस बीच जो है जय मेहता और जूही चावला जो है वो जैसलमेर पहुंच चुके हैं और लगातार जो है वो शादी को लेकर सस्पेंस जो है वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। और मैं आपको बता दूं कि तीनों ही दिन डीजे नाइट होनी है जिसके लिए अलग अलग डीजेज यहाँ पर पहुंचे हैं और मीडिया को जो है वो दूर रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूरी जो वेडिंग है उसे जो है टाइट सिक्योरिटी के बीच करवाया जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात अब तक सामने आई है, लंच में घोटुआ परोसा गया और बावड़ी के अंदर कल दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच जो शादी का शुभ मुहूर्त है वहाँ शादी की जाएगी। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, एयरपोर्ट जैसलमेर। तो राजसमंद में पूर्णिमा पर भक्त प्रहलाद के तौर पर होली का डांडा रोपा गया। इस मौके पर शुभ मुहूर्त के मुताबिक विष्णु शर्मा ने हवन यज्ञ किया और होली का डांडा रोपा। देश भर में होली दहन से 1 महीने पहले होली का डंडा रोपने की परंपरा है। ऐसे में राजस्थान के राजसमंद में माघ मास की पूर्णिमा यानी 5 फरवरी को होली का डंडा रोप दिया गया। हालांकि अब अधिकांश जगह यह डंडा होलिका दहन के 1 दिन पहले रोप कर खानापूर्ति की जाती है, जबकि असल में यह डंडा होली से ठीक 1 महीने पहले माघ पूर्णिमा को रोपा जाता है। होली के उत्सव का पहला काम होली का डंडा या डांडा चौराहे पर गाड़ना होता है। होली का डंडा एक प्रकार का पौधा होता है जिसे सेम का पौधा कहते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें कांकरोली और नाथद्वारा की है, जहां शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ होली का डंडा रोपण किया गया। सूर्यास्त के बाद श्रीजी की हवेली दंडारोपण किया गया। श्रीनाथ जी मंदिर के कर्मचारी, मशालची और सेवा वाले कीर्तन गान करते हुए श्रीनाथ जी मंदिर से होली दंड लेकर तहसील रोड स्थित होली मगरा पर पहुंचे, जहां पर मंदिर के राजपुरोहित डॉक्टर परेश नागर ने वैदिक मंत्रोच्चार से होली दंड की पूजा करवाई। पूजा करने के बाद उसे रोपा गया। होली का डंडा रोपण के साथ ही मंदिर में धमार की धूम शुरू हो गई। तो चलिए अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां पर पुरातत्व विभाग की लापरवाही के चलते कपासन उपखंड मुख्यालय पर स्थित ऐतिहासिक शिलालेख खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। पुरातत्व विभाग की लापरवाही से कपासन उपखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक शिलालेख खत्म होने की कगार पर है। मामला चित्तौड़गढ़ का है। यहाँ 6 शिलालेख कपासन कस्बे में धाड़ी के चबूतरे के नाम से जाने जाने वाली इमारत के बाहर लगे हैं, जो लगातार सड़क और नाली के निर्माण के चलते अब नाली में समाने के कगार पर हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रियासत काल में इस जगह पर मेवाड़ राज दरबार से आने वाले अधिकारी आकर राजस्व की वसूली करते थे। और महकमा शायद आज ये दुकान के लिए चाइनीज बेचता जो वहाँ पेजे और जो महाराणा पेजे में हजार में स्थित दानी चबूतरा जो बिल्डिंग है वो लगभग 200 साल पुरानी प्रतीत होती है या उससे अधिक। उस समय कर वसूलने के लिए जो राजाओं की ओर से व्यवस्था की गई थी, उसके पास कोने पर पुरानी लिपि और पुराने उकेरे हुए चित्र अंकित है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।